हेलो स्टूडेंट्स, पाथ आईएएस एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमृतेश भूषण, आपके इतिहास का शिक्षक। और आज हम एमसीक्यू रिवीजन सीरीज छत्तीसगढ़ प्रीलिम्स के लिए इस श्रृंखला में हम अगले वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं, जहां हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेकिन ज्यादातर बच्चों के द्वारा छोड़ दिया जाने वाला टॉपिक साउथ इंडियन किंगडम्स या महत्वपूर्ण दक्षिण भारतीय राजवंश, इनको हम कवर करेंगे महत्वपूर्ण इनके प्रश्नों के माध्यम से, एमसीक्यूज के माध्यम से। और यह टॉपिक आपके आने वाले सीजीपीएससी प्रीलिम्स के लिए 11 फरवरी को बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इससे पहले हमने इस श्रृंखला में पहले प्राचीन इतिहास में हमने पाषाण काल, सिंधु घाटी सभ्यता, मौर्य काल, गुप्त काल और मौर्योत्तर एवं गुप्तोत्तर काल को विभिन्न प्रश्नों के जरिए कवर करने का प्रयास किया है। इसके अलावा हमने मध्यकालीन इतिहास में अब तक दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य का रिवीजन किया है। और आज हम आगे बढ़ते हैं, दक्षिण भारत के महत्वपूर्ण राजवंशों की चर्चा करेंगे, जिसमें हम अलग अलग राजवंशों को रिवाइज करेंगे यहां पर, जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दक्षिण भारतीय राजवंशों में जो सबसे महत्वपूर्ण आपका राजवंश है, जो सबसे पहले देखने को मिलता है, उसे हम संगम काल के नाम से जानते हैं। यह आपका मौर्योत्तर काल में आपके 300 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक का जो समय है, उसे संगम काल कहा जाता है, क्योंकि यहां पर 3 संगम हुए थे। तमिल साहित्य से जुड़े हुए संगम है, जहां दूर दराज से महत्वपूर्ण विद्वान और स्कॉलर्स जो आए थे, और यहां पर इस संगम में विभिन्न तरह की रचनाएं जो हैं लिखी गई हैं। साहित्यिक हमें साक्ष्य संगम काल के मिलते हैं। और यह आपको ध्यान रखना है कि संगम काल जो है उसका समय आपका 300 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक है। तो आइए चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों के माध्यम से इसको रिवाइज करते हैं, इस संगम काल को सबसे पहले। और इसी वीडियो में हम आगे चल के बादामी के चालुक्य, आपके होयसाल वंश, काकतीय वंश, चोल वंश, इन सब के संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के जरिए हम इन वंशों को भी रिवाइज करेंगे। तो आइए चलिए आगे बढ़ते हैं पहले सवाल की तरफ। संगम युद्ध के संबंध में निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार करें। प्रथम संगम अगस्त्य, दूसरा संगम तोलकाप्पियम और तीसरा संगम नक्कीरार। जैसा कि आप इन मैच द फॉलोइंग पेयर्स टाइप के क्वेश्चन में देख सकते हैं, ये तीनों जो लोग हैं, ये तीनों आपके पहले, दूसरे और तीसरे संगम के अध्यक्ष हैं। और पहला संगम अगस्त्य ऋषि, वही आपके इसके अध्यक्ष थे। दूसरे संगम के अध्यक्ष आपके तोलकाप्पियम थे, जिन्होंने तोलकाप्पियर नाम की एक तमिल व्याकरण की सबसे पुरानी किताब लिखी है। और तीसरे संगम के आपके अध्यक्ष नक्कीरार थे। तो ऊपर दिए गए युग्मों में से कौन सा सही है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी। आइए बात करते हैं संगम युग के अलग अलग संगमों के बारे में। तो पहला संगम मदुरई में हुआ था। और यह मैं आपको यहां पर एक बात याद दिला दूं कि तीनों संगम जो है वो संरक्षण उसको प्रदान करने का काम पांड्य वंश के राजाओं ने किया था इस समय में, मौर्योत्तर काल में। पहला संगम जो है मदुरई में होता है, और दुनिया भर के ऋषि मुनि जो हैं उन्होंने इसको अटेंड किया था। और अगस्त्य या अगात्तियार, यह नाम है आपके अध्यक्ष का। अगस्त्य ऋषि जो हैं उन्हें माना जाता है कि उन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। हालांकि पहले संगम युग से हमें कोई भी साहित्यिक साक्ष्य नहीं मिलते हैं। हालांकि माना जाता है कि अगात्तियम, यह जो किताब है वह सबसे पहले संगम के दौरान लिखी गई थी, और अगस्त्य ऋषि जो हैं उन्हीं के नाम पर यह अगात्तियम किताब है। लेकिन इसके साक्ष्य हमें बाद के संगम और उनमें मिले हुए विश्लेषणों से हमें पता चलता है। यह किताब हमारे पास इसके साक्ष्य नहीं है पूरी तरह से। दूसरा संगम जो है वो कपाडपुरम में हुआ था। कपाडपुरम के प्रेसिडेंट जो थे वो आपके अध्यक्ष तोलकाप्पियर थे। और यहां पर जितने भी साहित्यों की रचना की गई थी वो सभी नष्ट हो चुके हैं, सिवाय एक किताब जो कि मैंने आपको कहा तोलकाप्पियम है। यह संस्कृत व्याकरण की सबसे पुरानी माने जाने वाली किताब है। तीसरा संगम वापस से मदुरई में हुआ था, और इस समय यहां पर आपके जो प्रेसिडेंट हैं वो नक्कीरार हैं। और यहां पे संरक्षण प्रोवाइड करने का काम जो है वो आपके मुदाथिरुमारन ने किया है। और यहां पर अलग अलग तरह के हमको संगम साहित्य देखने को मिलते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है आपका एट्टू ठोकई,
जो कि 8 एंथोलॉजीज है, यह लिखी गई है आपके तीसरे संगम के समय में। और इसके अलावा पट्टू पट्टू, जिसमें 10 आपको काव्य रचनाएं मिलेंगी, यह पट्टू पट्टू भी इसी समय में लिखा गया है। और एमपुर कप्पियाम, यह 5 एपिक्स जो हैं, 5 महाकाव्य भी आपको इसी समय में लिखे गए हैं। उन पांचों के संग्रह को एम्पेरुन कप्पियाम कहा जाता है। यह नाम उच्चारण में, बोलने में जरूर आपको बाहरी या कठिन लगेंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये तीनों संगम से जुड़े हुए जो ये रचनाएं हैं, इनके नाम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इसे मैच द फॉलोइंग में पूछा जा सकता है कि पहले संगम में अध्यक्ष के अलावा कौन सी रचना जो है वो लिखी गई थी। तो इस तरह से आपको ये नाम जो है याद रखने होंगे। आसान बात यह है कि यहाँ पर पहले और दूसरे संगम में सिर्फ और सिर्फ एक ही किताब है। तो संगम साहित्य जितना भी आपको मिलता है वो तीसरे संगम और उसके बाद मिलता है। इतना भी आप अगर ध्यान रख सकें कि यह 2 कौन सी किताब है, तो बाकी जो साहित्य है वह याद रखना इतना मुश्किल नहीं होगा। संगम काल के संदर्भ में आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार करें। राजवंश और प्रतीक क्या मैच द फॉलोइंग दिया गया है। चोल वंश का प्रतीक बाघ है, चेर वंश का प्रतीक धनुष है और पांड्य वंश का प्रतीक जो है वह मछली है। यह तीनों जो है सही सुमेलित है। कौन से सही हैं? आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी। संगम काल के साहित्य से हमें विभिन्न तरह के राजवंशों के बारे में पता चलता है। प्रमुख तौर पर ये 3 राजवंश जो हैं, इन्हीं का शासनकाल माना जाता है संगम युग। और इसमें से जैसा कि मैंने आपको बताया, पांड्य वंश जिसकी प्रतीक चिन्ह जो है वह मछली है, उसने ही तीनों संगम को जो है संरक्षण प्रदान किया था। और इन तीनों के बारे में हमें संगम काल के साहित्य से पता चलता है। इनकी राजधानी के बारे में, इनके महत्वपूर्ण शहरों के बारे में, इनकी अर्थव्यवस्था के बारे में और इनके प्रशासन के बारे में और विभिन्न जनजातियों के बारे में, भूमि के बारे में, सभी चीजों के बारे में जो है संगम काल की हमें इसके साहित्य से पता चलता है, जिसको संरक्षण पांड्य वंश के राजाओं ने दिया था। तो आइए आगे बढ़ते हैं और तीनों वंशों के बारे में और विभिन्न बातें जानते हैं। चेर वंश जो है वो आपका केरल, आज का जो केरल है उसका इलाका हुआ करता था। चेर वंश में वहां शासन करता थे। इनके जो राजधानी है वो वंजी हुआ करती थी। इनका जो एम्बलम है या जो प्रतीक चिन्ह है वह आपका धनुष हुआ करता था। और इनका सबसे पहला जो शासक है उसका नाम उदयांकेराल है। और टोंडी और मुसीरी ये 2 महत्वपूर्ण इसके समय में चेर वंश के जो 2 महत्वपूर्ण, केरल के मलाबार के कोस्ट के आपको 2 महत्वपूर्ण जो बंदरगाह मिलेंगे वो है टोंडी और मुसीरी। चोल वंश की अगर हम बात करें तो उत्तरी तमिलनाडु और दक्षिणी आंध्र प्रदेश का जो क्षेत्र है, पेन्नार और वेल्लार नदी के बीच में, यह चोल वंश से संबंधित है संगम काल में। इनके अगर हम राजधानी की बात करें तो उरैयूर इनकी राजधानी है, जो बाद में बदलकर पुहार कर दिया गया था। और इसको बदलने का काम जो है वो करिकाला ने किया था, जो कि एक चोल शासक है। इनका प्रतीक चिन्ह बाघ है और इनका पहला शासक या संस्थापक जो है वो इलारा को माना जाता है। और पोम्पुहार या कावेरी पट्टनम, ये जो पुहार का शहर है, यही आपका एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है जो तमिलनाडु के तट पर आपको मिलेगा। आज का नाम इसका कावेरी पट्टनम है। पांड्य वंश की बात करें तो दक्षिणी तमिलनाडु में पांड्य वंश का शासनकाल हुआ करता था। इनकी राजधानी मदुरई है। जैसा कि आपने देखा था, पहले और तीसरे संगम जहां पर हुए थे वो इन्हीं की राजधानी थी। और वैगई नदी के किनारे यह राजधानी बसी हुई है। इनका प्रतीक चिन्ह जैसा हमने बात किया कि मछली है। और पहला शासक जो है या संस्थापक जो है वो मुडुकुडुमी, वह आपका पहला शासक है। और कोरकई आपका दक्षिणी तमिलनाडु में एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है जो पांड्य वंश से संबंधित है। इस टेबल में आपको महत्वपूर्ण राजवंश और उनकी पूरी जानकारी जो है दी गई है। आपको इन चीजों को, कम से कम चीजों को यहां पर वीडियो में इंक्लूड करने का प्रयास किया गया है। और यहां पर आपको ध्यान रखना है कि एक बार आप इन चीजों को देख भी लेते हैं तो आपको एग्जाम से पहले ये चीजें याद रहेंगी। प्री के दिन आपको मुश्किल नहीं होगी याद करने में। अगर हम संगम काल के प्रशासन और राजव्यवस्था की बात करें तो यहां पर पूरी तरह से जो है वो हमें वंशानुगत मोनार्की जो है वो देखने को मिलती है। हेरिडिटरी मोनार्की का समय है। और इस समय पूरी तरह से जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं राजा के दरबार में, उनको अवई कहा गया है।
अगर हम प्रशासनिक इकाइयों की बात करें तो मंडलम जो है वह आपका प्रोविंस हुआ करता था। उसके नीचे आपके छोटे प्रोविंस होते थे नाडु, और जो शहर हुआ करते थे, जो कस्बे हुआ करते थे, उन्हें ऊर कहा जाता था। ऊर जो है वह विलेज काउंसिल का भी नाम दिया गया है ऊर को। इसके अलावा पेरूर जो है एक बड़ा गांव हुआ करता था और सिरूर जो है वो छोटा गांव हुआ करता था। ये विभिन्न तरह की प्रशासनिक इकाइयां आपको देखने को मिलेंगी संगम काल में। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं और अगर हम बात करें बंदरगाहों की या कस्बों से रिलेटेड जो आपके टर्म्स को इस्तेमाल किया जाता था, तो कोस्टल टाउन जो है उसको पट्टनम कहा जाता था, जैसा कि आपका कावेरी पट्टनम है। उसके अलावा बंदरगाह जो है उसे पुहार कहा जाता था, और चेरी जो है वो आपका एक सबर्बन टाउन हुआ करता था, जैसे कि आपका कुम्हारी जो है वो रायपुर का एक सबर्बन टाउन है, उसी तरह से चेरी जो है उस समय एक सबर्बन टाउन को कहा जाता था। महत्वपूर्ण मंत्रियों की बात करें तो आपके पास मिनिस्टर्स होते थे जिन्हें अमाइचार कहा जाता था। मंत्रियों को अमाइचार कहा गया है। जो साधु हुआ करते थे, ऋषि हुआ करते थे, उन्हें अधनार कहा गया है। जो मिलिट्री कमांडर हुआ करते थे उन्हें सेनाधिपति कहा गया है। और जो आपके फॉरेन मिनिस्टर एक तरह के जो एनवॉयज हुआ करते थे, डिप्लोमैट्स हुआ करते थे, उन्हें थूथार कहा गया है। और जो स्पाइज हुआ करते थे, जो जासूस हुआ करते थे, उन्हें उत्तरार कहा गया है। यहां पर आपको मैं याद दिला दूं कि मौर्य काल में अशोक के समय में इस चीज का विवरण दिया गया है कि चोल, चेर और केरला पुत्र, पांड्य, केरला पुत्र और चोल, ये तीनों लोग जो हैं वो पाए जाते थे, अशोक के समकालीन थे, जो दक्षिण भारत में राज करते थे। और इसका विवरण हमें अशोक के शिलालेखों से भी मिलता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्लासिफिकेशन की तरफ। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि थीनाई क्लासिफिकेशन जो है वर्गीकरण किया गया था, वो 3 अलग अलग तरह के आपके फ्यूडल चीफ्स या शासकों की बात की गई है। यहां पर आपके किजहार जो है यह सामंतवादी व्यवस्था को दर्शाता है। संगम काल के किजहार जो है वो गांवों का मुखिया हुआ करता था। वेलीर जो है वह आपके हिली या पहाड़ी और वन के इलाके जो हुआ करते थे उन पर राज किया करता था या कंट्रोल किया करता था। और वेंदार जो है वह आपकी उपजाऊ भूमि जो है उसको कंट्रोल किया करता था। राजस्व प्रशासन की बात करें तो सबसे मुख्य राजस्व प्रशासन में आपका जो आय का स्रोत था वह था लैंड रेवेन्यू। और इसी के साथ साथ कई सारे आपको टैक्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि करई जो है वह लैंड टैक्स है, उल्गू जो है वो आपका कस्टम ड्यूटी है, सीमा शुल्क है। इसके अलावा इरावू जो है वह फोर्स गिफ्ट या एक्स्ट्रा डिमांड है, जो जबरन लिया हुआ तोहफा है या जबरन लिया हुआ कर है, उसे इरावू कहा जाता था। इरई जो है वो ट्रिब्यूट, जो फ्यूडेटरीज यानी कि सामंत जो राजा को ट्रिब्यूट दिया करते थे, उसे इरई कहा गया है। और वरियार जो है वो टैक्स कलेक्टर का पद जो है उसे वरियार कहा गया है। आगे बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। संगम युग के संबंध में निम्नलिखित शहरों पर विचार करें। टोंडी, मुसीरी, कोरकाई, अरिकामेडु और मरकनम, ये पांचों शहर में से, ऊपर दिए गए शहरों में से कौन से बंदरगाह शहर हैं यह आपको बताना है। कई सारे नाम तो हम अब तक देख चुके हैं, जैसे कि टोंडी और मुसीरी जो है वो चेर साम्राज्य या चेर शासनकाल में आपका महत्वपूर्ण मलबार कोस्ट में हुआ करता था। कोरकाई जो है वह आपका पांड्य राजाओं का हुआ करता था। और अरिकामेडु और मरकम जो है यह भी आपके सही हैं, बंदरगाह शहर हैं। और आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगर हम संगम काल और उससे संबंधित अर्थव्यवस्था की बात करें, उसको आगे बढ़ाएं, तो एग्रीकल्चर जो है यहाँ पर कई जगहों पे प्रैक्टिस किया जाता था, खेती की जाती थी, कृषि की जाती थी। और महत्वपूर्ण फसलें जो हैं वह आपका चावल, रागी, शुगर केन, कॉटन, पेपर, जिंजर, हल्दी, सिनेमन और जो है कई सारे फल जैसे कि जैक फ्रूट और पेपर, ये दोनों महत्वपूर्ण थे आपके एक्सपोर्ट के लिए। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण क्रॉप जो है वो आपका राइस हुआ करता था। और यहाँ पे आपको चोल और पांड्य दोनों इलाकों में राइस जो है या पैडी जो है वो आपका सबसे महत्वपूर्ण फसल था। इसके अलावा हमें पेरीपाइलस नाम की एक किताब है, पेरीपाइलस ऑफ द एरिथ्रियन सी। इस किताब से हमें रोमन साम्राज्य से हो रहे बाहरी जो आपका व्यापार है उसके बारे में भी पता चलता है कि दूर देश तक व्यापार जो है इस समय दक्षिण भारत में संगम काल में इन शासकों के द्वारा किया जाता था।
साउथ इंडिया और ग्रीक किंगडम्स के बीच में भी यहां पे आपको देखने को मिलता है कि महत्वपूर्ण जो व्यापार है वह चल रहा था। और जैसा कि मैंने पोर्ट का नाम बताया, पुहार, टोंडी, मुसीरी, कोरकाई, मरक्कनम और अरिकामेडू, ये सारे जो हैं वो आपके बाहरी व्यापार या फॉरेन ट्रेड के आपके महत्वपूर्ण बंदरगाह थे। जैसा कि मैंने आपको कहा, पेरिपालस ऑफ द एरिथ्रियन सी जो है, इस किताब से हमें महत्वपूर्ण व्यापार के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। और यहां पर हमें रोमन साम्राज्य या रोमन शासकों के द्वारा सोने और चांदी के सिक्के जो इशू किए गए थे इस समय में, वह भी हमें संगम काल से मिलते हैं, जो इस बात को दर्शाते हैं कि बाहर से व्यापार जो है, रोमन साम्राज्य से, ग्रीक साम्राज्य से व्यापार जो है, ग्रीक किंगडम से व्यापार जो है वो यहां पर चला करता था मौर्योत्तर काल में संगम काल के द्वारा। और इंपोर्ट की बात करें तो आप सोना, घोड़ा और मीठी शराब जो है वह आप, मीठी मदिरा आप इंपोर्ट किया करते थे, आयात किया करते थे। और जहां तक निर्यात की बात है, विभिन्न वस्तुएं, खास करके मसाले, हाथी का दांत और आप कॉटन का कपड़ा जो है यह आप निर्यात किया करते थे रोमन साम्राज्य में या ग्रीक किंगडम्स में। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं हम। टोल्कापियम ने इसके अलावा जहां तक अर्थव्यवस्था की बात है, भूमि को जो है 5 वर्गों में बांटा है। और यहां पर अलग अलग तरह की, यह एक तरह का ज्योग्राफिकल या भौगोलिक क्लासिफिकेशन है, जहां अलग अलग तरह की भूमि को अलग अलग नाम दिए गए हैं। और वहां पर रहने वाले जो लोग हैं उनको भी अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि कुरुंजी जो है वह आपका एक पहाड़ी इलाका हुआ करता था। इसमें आपके मुर्गन जो हैं वो महत्वपूर्ण देवता हुआ करते थे इन लोगों के। ये क्या करते थे, ये शहद कलेक्ट करने का काम और शिकार करने का काम किया करते थे। और इन लोगों को कुरवर या वेतार कहा जाता था। ठीक उसी तरह से मुल्लई जो है ये चरवाहे होते थे, पैस्टोरल भूमि होती थी। इसके अलावा इनके देवता को, विष्णु का एक अवतार है मायन, उन देवता को जो है इनको पूजा जाता था इनके द्वारा। ये लोग कैटल रियरिंग करते थे, चरवाहे होते थे और डेयरी प्रोडक्ट जो है उससे अपना गुजर बसर किया करते थे। इनको नाम दिया गया है मरावर और इनार। इसके अलावा अगला क्षेत्र जो है वो आपका कृषि की क्षेत्र है, जिसे मारुदम कहा जाता था। इनके देवता जो हैं वो इंद्र हैं। और इसके अलावा यह खेती से संबंधित जो है यह इनका महत्वपूर्ण पेशा हुआ करता था। और इन लोगों को अयार या इडैयार कहा जाता था। अगर हम तटीय क्षेत्रों की बात करें तो उन्हें नेडाल कहा जाता था। यहां पर वरुण देव जो हैं वो आपके महत्वपूर्ण देवता हैं। और इनका सबसे महत्वपूर्ण काम है इन लोगों का मछली पालन, और इसके साथ साथ नमक बनाने का काम भी ये लोग किया करते थे। ये लोग कौन हैं, ये आपके उलावर और वेल्लालार हैं। इसके अलावा अंतिम में आपका मरुस्थल या डेजर्ट की भूमि है। यहां पर इस भूमि को पलई कहा गया है। और यहां पर रहने वाले लोगों को पर्वतार और वलयार कहा गया है। और ये ज्यादातर चूंकि इनके पास संसाधनों की कमी थी, यह डकैती जो है उस तरह के कामों से अपना गुजर बसर करते थे। और इनके महत्वपूर्ण देवता या मुख्य देवता जो हैं वो कोर्रावई हैं। कोर्रावई इनके महत्वपूर्ण देवता हैं, पलई में रहने वाले आपके पर्वतार या वलयार के। आगे बढ़ते हैं। अगर हम समाज व्यवस्था की बात करें तो यहां पर 4 तरह के कास्ट जो हैं उसकी भी बात किया गया है टोल्कापियम में। यह जो पूरी जानकारी है यह हमको टोल्कापियम से ही मिलती है, जो आपके व्याकरण की किताब है। उसी से हमें महत्वपूर्ण समाज, प्रशासन, अर्थव्यवस्था जैसी चीजों के बारे में पता चलता है। 4 तरह के जो कास्ट हैं उसमें अरासार, ये आपका रूलिंग क्लास है। ये आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि ठीक उसी तरह से जो वर्ण व्यवस्था आपने वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल में देखी है अपने उत्तर भारत में, ठीक उसी तरह से आप यहां दक्षिण भारत में देखेंगे कि क्षत्रिय है, आपका ब्राह्मण है, वैश्य है और शूद्र है। हालांकि यहां पर शूद्र जो है वो सिर्फ मैनुअल लेबर नहीं प्रोवाइड करता है, यह खेती करने का, कृषि करने का काम भी करता है। और जैसा कि आपको मैं बता दूं या याद दिला दूं कि मौर्य काल में जो है शूद्रों को कृषि करने का अधिकार दिया गया था, तो ठीक उसी तरह से मौर्योत्तर काल का चूंकि ये समय है तो बस यहां नाम बदल जाएंगे। अरासार जो है वो आपका क्षत्रिय हो जाएगा, अंथनार जो है वो आपका अर्थव्यवस्था, राजव्यवस्था और धर्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, वनीगर जो है वह आपका वैश्य है या व्यापार वाणिज्य से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, और वेल्लालार जो है वो आपका कृषि करने वाला व्यक्ति है। ये 4 तरह का जो है कास्ट सिस्टम
या जाति व्यवस्था जो है संगम काल में चल रही थी, यह भी आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। संगम साहित्य के संबंध में निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार करें। शिल्पाधिकारम, इलांगो अडिगल, बिल्कुल सही है। मणिमेखलाई, शीतला स्तनार, बिल्कुल सही है। जीवक चिंतामणि, तिरुत्तकृदेवा, यह भी बिल्कुल सही है। ऊपर दिए गए युग्मों को कौन सा सही है, तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी। ये तीनों नाम जो हैं या 5 जो महाकाव्य हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी संगम में, उन 5 महाकाव्यों में से ये 3 महाकाव्य हैं और यहां पर दूसरी तरफ दिए गए आपके रचयिता हैं जो इन महाकाव्यों को जिन्होंने लिखा है। तो स्पष्टीकरण की तरफ चलें तो शिल्पाधिकारम जो है वो इलांगो अडिगल ने लिखा है। इलांगो अडिगल जो है, यह शिल्पाधिकारम जो है यह कोवलन और कन्नागी के बीच की कहानी है और इस कहानी जो है इसे बहुत ही महत्वपूर्ण दर्जा दिया गया है तमिल साहित्य में और उसके बाद तमिल समाज में। और कन्नागी जो है वह आगे चल के एक देवी के रूप में भी इन्हें पूजा जाता है तमिलनाडु में। इस किताब से हमें समाज, प्रशासन और लोगों के बारे में भी वहां के पता चलता है, अर्थव्यवस्था के बारे में भी पता चलता है। मणिमेखलाई जो है वो सीतालई सतनार ने लिखा है और यह जो है शिल्पाधिकारम के आगे की कहानी है, जिसमें मणिमेखलाई जो है वह कोवलन की बेटी है और जो माधवी के साथ जो उसके संबंध थे, जिसके बारे में शिल्पाधिकारम में लिखा गया है, उसके द्वारा पैदा होती है इन दोनों के संबंध से और उसी का नाम मणिमेखलाई है। और यह आगे चलकर माधवी जो है यह एक बुद्धिस्ट मॉन्क बन जाती है। इससे हमें यह भी पता चलता है कि बौद्ध धर्म जो है उसका भी प्रचार प्रसार संगम काल के दौरान हुआ है और बाद में भी मध्यकालीन समय में भी हमें महत्वपूर्ण राजवंश जो हैं उनमें बौद्ध श्राइन या टेम्पल, मंदिर जो हैं देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला जो है जीवक चिंतामणि है, इसे तिरुत्तकरदेव ने लिखा है और यह जीवक नाम के एक व्यक्ति की कहानी है जो बाद में आगे चलकर एक जैन भिक्षु बन जाता है। उसी से संबंधित यह कहानी है। यह तीसरा आपका महत्वपूर्ण महाकाव्य है। बाकी 2 महाकाव्यों की बात करें तो वलयपति आपका अगला महाकाव्य है। यह एक ऐसे बच्चे की कहानी है जिसके पिता जो है उसको पैदा होने के बाद छोड़ के चले जाते हैं और जो बच्चा है वह अपने पिता को सर्वस्व हर जगह जो है ढूंढता है। अगला जो अंतिम महाकाव्य है वह कुंडलकेशी है और कुंडलकेशी जो है वह नाथ कुटनार ने लिखा है और यह प्रेम, विवाह और उसके बाद एक दूसरे से तंग आ जाने के कारण और हत्या, इस तरह की चीजों पर आधारित एक आपका काव्य है जिसमें अंत में व्यक्ति जो है वह आध्यात्म की तरफ चला जाता है। यह बुद्धिज्म से संबंधित माने जाने वाला किताब है और यह आपके 5 महत्वपूर्ण महाकाव्य हैं। यूं तो संगम काल में, तीसरे संगम में जो एट्ठू टोकई, पट्टू पट्टू, इन सब चीजों की बात की, 8-10 कई सारे नाम हैं, लेकिन ये 5 महाकाव्य जो हैं यही आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं। इनके नाम, इनके रचयिता और इनकी कहानी को संक्षेप में ही आपको याद करना जरूरी है क्योंकि यह आपको महत्वपूर्ण होता है आपके सीजीपीएससी प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए। आगे बढ़ते हैं हम अगले राजवंश की तरफ। बादामी के चालुक्य जो आपके मध्यकालीन या गुप्तोत्तर काल में बनने वाले दक्षिण भारत में पहले राजवंशों में से एक हैं और इससे संबंधित रिवीजन हम करेंगे इसके प्रश्नों के जरिए। सबसे पहले बादामी जो है उसे वाटापी नाम से भी जाना जाता था पुराने समय में। बादामी आज का आपका कर्नाटक का क्षेत्र है और यहां पर चालुक्य वंश जो है वह गुप्तोत्तर काल में देखने को मिलता है और यही चालुक्य वंश आगे चलकर राष्ट्रकूट हो जाएंगे और राष्ट्रकूटों के बाद फिर से ये चालुक्य वंश जो है वो आपको 3 तरह के चालुक्य वंश देखने को मिलते हैं। सबसे पुराने चालुक्य वंश जो हैं वह बादामी के हैं। बादामी के चालुक्य वंश का पतन होगा और पतन होने के बाद जब दोबारा उदय होगा, दोबारा जब इनका उदय होगा तो यह सबसे पहले कल्याणी में आएंगे। कल्याणी जो है वह आपका महाराष्ट्र का क्षेत्र है। यहां पर यह अपना शासन पुनः स्थापित करेंगे और एक दूसरा जो अंग निकलकर इनका जाता है वह आपका, जिन्हें ईस्टर्न चालुक्य या पूर्वी चालुक्य कहा गया है या उन्हें वेंगी के चालुक्य कहा गया है। वेंगी के चालुक्य जो हैं वह आपके आंध्र के हैं और कल्याणी के चालुक्य जो हैं वह आपके महाराष्ट्र के हैं और बादामी के चालुक्य जो हैं वह आपके कर्नाटक के हैं। और कर्नाटक के चालुक्य जो हैं वह सबसे पुराने हैं
वेंगी के चालुक्य जो हैं वो सबसे नए हैं, सबसे बाद में आते हैं इतिहास में, और कल्याणी के चालुक्य जो हैं वो बादामी के चालुक्य के बाद बीच में आते हैं, बीच के समय में। तो आइए आगे बढ़ते हैं और इन तीनों चालुक्य वंश को, एक और महत्वपूर्ण बात, इन तीनों चालुक्य वंशों को इस चीज की जिम्मेदारी दी गई है या इनके लिए इनको जिम्मेदार माना जाता है मंदिर निर्माण की, वेशर शैली की स्थापना की। इन्होंने ऊपर उत्तर भारत में आपकी नागर शैली है, दक्षिण भारत में आपकी द्रविड़ शैली है, और जो आपकी वेशर शैली है उसको विकसित करने का श्रेय जो है वह पूरी तरह से आपके बादामी और कल्याणी के चालुक्य वंश को दिया जाता है। यही वंश है जो आपका एसोसिएटेड है वेशर मंदिर वास्तुकला से। पहले सवाल को देखते हैं, वाटापी के चालुक्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सबसे पहले वे पुष्यभूति परिवार के हर्षवर्धन के समकालीन थे, यह बिल्कुल सही है। अभी मैंने कहा कि गुप्तोत्तर काल में आपको दक्षिण भारत में यह चालुक्य वंश देखने को मिलेगा, और गुप्तोत्तर काल में भी आपने एक ऐसे व्यक्ति की बात की है जिसने हर्षवर्धन को हराया था, पुलकेशिन द्वितीय। वह आपके बादामी के चालुक्य के ही शासक हैं जिसने दक्षिण पथपतेश्वर की उपाधि ली, और वे आपके समकालीन थे हर्षवर्धन के, जो पुष्यभूति परिवार या वर्धन वंश को बिलोंग करते थे, और कन्नौज इनकी राजधानी हुआ करता था, मैं आपको याद दिला दूं। इसके बाद पुलकेशिन प्रथम और द्वितीय इस राजवंश के महत्वपूर्ण राजा हैं, यह भी बिल्कुल सही है। दूसरा, ऐहोल शिलालेख इसी राजवंश से संबंधित है, यह भी बिल्कुल सही उत्तर है। ऐहोल जो है कर्नाटक में एक जगह है, ऐहोल, पट्टदकल, बादामी, ये जो ऐसे क्षेत्र हैं ये इस राजवंश से संबंधित मंदिरों और वास्तुकला के दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, और ऐहोल का शिलालेख जो है वही हमें विभिन्न तरह की चीजों के बारे में बताता है बादामी के चालुक्यों के बारे में। तो इसमें से कौन सा उत्तर सही है? तो आपका कथन सही उत्तर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। बादामी के चालुक्य की बात करें तो इनका कार्यकाल जो है वो 543 से लेकर 755 ईस्वी तक है। इसके अलावा इन्हें बादामी के चालुक्य कहा जाता है, तो इनकी राजधानी बादामी में है। पुलकेशिन प्रथम, यह सबसे पहले इसने जो है वाटापी नाम के शहर को स्थापित किया है। 540 से 566 ईस्वी तक इसका कार्यकाल है, और 43 ईस्वी में यह शासक बनकर उभरता है, और पहला सॉवरेन रूलर जो है, पहला स्वयं प्रभु शासक जो है वह इसे ही माना जाता है। विभिन्न तरह की उपाधियां ग्रहण की हैं, वल्लभेश्वर, सत्यश्रया, इसके अलावा राणा विक्रम और राजसिंह, इस तरह की कई सारी उपाधियां जो है ग्रहण की हैं इस पुलकेशिन प्रथम ने। जहां तक धर्म की बात है, अश्वमेध यज्ञ जो है इसने किए हैं, तो वैदिक धर्म से संबंधित हैं यह लोग, यह भी हमें पता चलता है। और इसके अलावा बादामी के अभिलेख, उसके अलावा अमनी भावी के अभिलेख, ये दोनों अभिलेख जो हैं वह पुलकेशिन के समय में हमें उसके बारे में विस्तृत जानकारी देते हैं। पुलकेशिन के बाद उसका बेटा कीर्तिवर्मन प्रथम जो है वह शासक बनता है, वह भी एक महत्वपूर्ण शासक है। ऐहोल का इंस्क्रिप्शन जो है, शिलालेख जो है, वह आपको कीर्तिवर्मन के समय से संबंधित है। इसके अलावा इसने कोंकण पर शासन करने का प्रयास किया है। गोवा, जिसे उस समय रेवती द्वीप, इस तरह के नामों को आपको जरूर याद रखना चाहिए कि गोवा का पुराना नाम क्या है। यह आपको अपने आप में मैच द फॉलोइंग में आज के शहर और पुराने शहरों के नाम को एक साथ दिया जा सकता है। जरूर प्रयास करें इनको याद रखने का, और यह जरूरी नहीं है कि आपका एक ही काल से संबंधित यह सवाल पूछा जाए। प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत, इन तीनों को मिला के एक द मैच द फॉलोइंग बनाया जाएगा तो आपके लिए बहुत कठिन हो जाएगा। तो इसलिए आप हमेशा ध्यान रखें कि पुराने नाम जो हैं उन पर जरूर 2 मिनट ज्यादा समय देना है। गोवा या रेवती द्वीप जो है उस पर कब्जा करने का काम कीर्तिवर्मन ने किया है, और इसके अलावा ऐहोल के अभिलेखों के अलावा यहां पर हमें गोदाची के अभिलेख जो हैं वह भी कीर्तिवर्मन प्रथम के बारे में बात करते हैं। यहां पर कॉपर प्लेट पर हमें अभिलेख मिले हैं जिनसे हमें कीर्तिवर्मन के बारे में पता चलता है। आगे बढ़ते हैं। सबसे महत्वपूर्ण शासक पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय जो है उसने भी कई तरह की उपाधियां जो है, सत्यश्रया, भद्रका, परमेश्वरा, इस तरह की उपाधियां जो है ग्रहण की हैं। यह महत्वपूर्ण कई सारी लड़ाइयों के लिए भी जाना जाता है। पुल्लालूर की लड़ाई है। पुल्लालूर की लड़ाई जो है वह आपके पल्लव राजा, जो समकालीन शासक हैं इस समय इसके, वह है महेंद्र वर्मन प्रथम। यही समकालीन शासक जो है पल्लव
शासक जो हैं महेंद्र वर्मन प्रथम जो हैं, ये पल्लव शासक ही आपके साथ साथ समकालीन होते हुए एक तरफ वेसर शैली जो है वह बढ़ रही है और दूसरी तरफ पल्लव शासक जो हैं वह आपके द्रविड़ शैली जो है मंदिर वास्तुकला की उसको बढ़ावा दे रहे हैं। साथ साथ दोनों वास्तुकला का जो है विकास होगा। इसके अलावा ऐहोल इंस्क्रिप्शन में हमें इस चीज की जानकारी मिलती है जो हर्षवर्धन के बारे में हमने बात की अभी, कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराने का काम किया है और हुएन सांग जो है, जो हर्षवर्धन के शासन काल में जो चीनी यात्री जो बौद्ध धर्म से संबंधित था वह आया था, उसने पुलकेशिन के किंगडम को मोहो लाचा का इस तरह से संबोधित किया है। इसके अलावा पुल्लालूर की लड़ाई के अलावा वाटापी की लड़ाई है जो फिर से पल्लव शासक नरसिंह वर्मन जो है उसको हराने का काम किया है और यहां पर पुलकेशिन द्वितीय जो है उसको हार का सामना करना पड़ा है और उसे नरसिम्हा वर्मन के द्वारा मार दिया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो रिलीजन के बारे में हमें लोनर और पिंपालनेर इन दोनों कॉपर प्लेट अभिलेखों से हमें पता चलता है कि यह एक वैष्णव धर्म से संबंधित व्यक्ति था, खुद वैष्णव धर्म का अनुयायी था, एक वैष्णव यह खुद था। लेकिन इसके अलावा जैनों, बुद्धों, भिक्षुओं और मंदिरों सबको संरक्षण देने का काम जो है पुलकेशिन द्वितीय ने किया है, ना सिर्फ हिंदू धर्म का। तो इस तरह से पुलकेशिन द्वितीय के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी जो है वह आपको एक टेबल में समाहित करके दी गई है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चालुक्य वास्तुकला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह मंदिर वास्तुकला की वेसर शैली की शुरुआत का प्रतीक है। इस पर मैंने बारंबार जोर दिया है, यह बिल्कुल सही है। इसमें केवल ब्राह्मणवादी मंदिर शामिल हैं, यह बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि सिर्फ ब्राह्मणवादी मंदिरों को संरक्षण नहीं दिया गया है, इसमें कई सारे मंदिरों को संरक्षण दिया गया है और यह वेसर शैली की बात नहीं हो रही, यह बात हो रही है चालुक्य वास्तुकला की। अगला कथन जो है वह मंदिरों के विमान मुख्यतः द्रविड़ शैली के हैं, यह बिल्कुल सही है। यहां पर विमान हमको बहुत ज्यादा द्रविड़ शैली के यानी कि पिरामिडल स्ट्रक्चर के देखने को मिलते हैं। इस तरह से आपको विमान जो है बनाए जाते थे और इसी तरह के विमान आपको देखने को मिलेंगे। ऐसा लगता है कि यह एक पिरामिड की तरह है। तो यह आपके द्रविड़ शैली के मंदिर का जो सुपर स्ट्रक्चर है या जो विमान है, जो शिखर है, वह आपका द्रविड़ शैली का ही सुपर स्ट्रक्चर आपको वेसर शैली में देखने को मिलता है। तो ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन 1 और 3, ऑप्शन सी। आर्किटेक्चर की बात करें, मंदिर वास्तुकला की बात करें, तो जैसा कि मैंने कहा वेसर शैली जो है उसकी शुरुआत चालुक्यों के समय में हुई है, बादामी के चालुक्य में, और यह नागर और द्रविड़ शैली जो है उसका सम्मिश्रण माना जाता है, एक मिश्रित शैली मानी जाती है जिसमें नागर और द्रविड़ इन दोनों की विभिन्न विशेषताओं को जो है लिया गया है। जैसे उदाहरण के तौर पर आपको यहाँ पर मंदिरों में टंकियां मिलेंगी जो कि द्रविड़ शैली की विशेषता है। यहाँ पर आपको ज्यादातर मंदिरों में जो है वह आपको देखने को मिलेगा कि द्रविड़ शैली में ही पिरामिड या शिखर का निर्माण किया गया है। तो यह शिखर जो है, विमान जो है, वह आपको द्रविड़ शैली में मिलेगा। वहीं नागर शैली की तरह यहां मंडपों के ऊपर यानी कि गर्भगृह के सामने जो हॉल होता है उस मंडप के ऊपर भी आपको कई जगह यहां पर देखने को मिलेगा सुपर स्ट्रक्चर या विमान। ये मंडपों के ऊपर विमान बनाया जाना द्रविड़ शैली में नहीं बल्कि नागर शैली में देखा जाता है। तो इस तरह की चीजें जो हैं वो दोनों का मिश्रण करके जो है आपने एक बहुत अलग तरह का अपना एक शैली तैयार किया गया है जिसे वेसर शैली कहा जाता है। वेसर शैली में आपको और भी तरह की चीजें मिलेंगी, जैसे स्टीयरटाइट पैटर्न जो है उसकी शुरुआत की गई है जिसमें एक तारे की तरह जो है पैटर्न बनाया जाता है। उसके अलावा यहां पर आपको वेसर शैली में जो बाद में आगे चलकर दूसरे वंशों में आपको देखने को मिलेगा वेसर शैली में, वह होगा आपका द्विकूट या त्रिकूट मंदिर। 2 गर्भगृह आपको एक साथ देखने को मिलेंगे और उनके बीच में एक दरबार बना हुआ रहेगा या हॉल जैसी चीज रहेगी। 2 भगवान एक साथ आपको एक ही मंदिर में मिलेंगे। इस तरह का प्लान भी आपको वेसर शैली में देखने को मिलेगा। तो ये वेसर शैली की कुछ विशेषताएं हैं। बादामी के चालुक्यों की बात करें तो इनके महत्वपूर्ण स्थल जो हैं वह ऐहोल, बादामी, पट्टडकल है। इसके अलावा इनकी वास्तुकला से जुड़ा हुआ एक और महत्वपूर्ण चीज है, वह है आपके गुफाओं में बने हुए मंदिर। यह आपको अजंता एलोरा नासिक में मिलेंगे।
और ये सारे जो हैं एक ही पत्थर से बने हुए, एक शिला से बने हुए मंदिर हैं जो कि पहाड़ और पहाड़ी इलाकों में बनाए गए हैं। और न केवल ये सिर्फ ब्राह्मणिकल यानी कि हिंदू धर्म से संबंधित मंदिरों को बनाया करते थे, बल्कि संरक्षण जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित मंदिरों को भी दिया जाता था। आगे बढ़ते हैं, पट्टदकल के मंदिरों की बात करें, इससे रक्तापुरा ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट भी कहा जाता है। यह आपके मालप्रभा नदी के किनारे आपको यह मिलेगा और यहाँ पे कुल 10 महत्वपूर्ण मंदिर बनाए गए हैं जिनकी पूरी सूची दी गई है। आपको काडी सिद्धेश्वर मंदिर है, जम्बुलिंगेश्वर मंदिर है, आपके गलगनाथ मंदिर है, चंद्रशेखर मंदिर है, संगमेश्वर मंदिर है, काशी विश्वनाथ मंदिर है, मल्लिकार्जुन मंदिर है, विरूपाक्ष मंदिर है, पापनाथ और जैन नारायण मंदिर है। इस तरह 10 महत्वपूर्ण मंदिर जो हैं वो 10 के 10 आपको अलग अलग समय में लेकिन पट्टदकल में ही बनाए गए हैं। और यह सारे पट्टदकल के जो मॉन्यूमेंट्स हैं ये सारे के सारे एक साथ, चूंकि ये वेशर शैली एक नई शैली को प्रेजेंट करते हैं, इन्हें यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी दर्जा दिया गया है। बादामी के मंदिरों की बात करें तो यहां पर हिंदू और जैन केव टेम्पल्स पाए जाते हैं। यहां पर आपको भूतनाथ ग्रुप ऑफ टेम्पल्स मिलेगा जिसमें आपको अगस्त्य झील के किनारे है और यहां पर जैनों और लिंगायतों इन दोनों का आपको इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा। मल्लिकार्जुन मंदिर की बात करें तो यह अगस्त्य लेक के उत्तर पूर्वी भाग में है और यह इस समय के चालुक्य नहीं बल्कि कल्याणी के चालुक्यों के समय में बनवाया गया है। मैंने अभी आपको सारे चालुक्यों के बारे में बताया, कल्याणी के, वेंगी के और बादामी के। हम बादामी के चालुक्यों की बात कर रहे हैं, लेकिन बादामी के मंदिरों में आपको जो मल्लिकार्जुन मंदिर मिलेगा वह मल्लिकार्जुन मंदिर जो है वह लेटर चालुक्याज या कल्याणी के चालुक्यों के द्वारा बनाया गया है। और यहां पर पिरामिडल स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा जो कि द्रविड़ शैली की एक विशेषता है। शिखर जो है वो आपको द्रविड़ शैली में मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, विरूपाक्ष मंदिर की बात करते हैं तो विरूपाक्ष मंदिर में यह सबसे बड़ा पट्टदकल के सारी जितनी भी इमारतें हैं उनमें सबसे बड़ी इमारत आपका विरूपाक्ष मंदिर है। यह लोक महादेवी रानी के द्वारा बनाया गया था जब उसके पति ने जो है विजय हासिल की थी पूरे दक्षिण भारत के शासकों के ऊपर। यह पूरी तरह से द्रविड़ शैली में बनाया गया है और इस सम्मान को देने के लिए इस रानी को, इस मंदिर को श्री लोकेश्वर महाशिला प्रासाद भी कहा जाता है। प्रासाद का अर्थ है आपका मंदिर और यह नाम इसलिए दिया जाता है क्योंकि लोक महादेवी जो रानी है उसने इसको कमीशन करवाया था, इसको बनवाने का काम शुरू किया था। आगे बढ़ते हैं, ऐहोल के मंदिरों की अगर बात करें तो पुलकेशिन प्रथम और द्वितीय के समय में यह ज्यादातर मंदिर बनाए गए हैं। यहां पर आपको ब्राह्मणिकल, जैन और बौद्ध मंदिर सभी देखने को मिलेंगे। यहां पर आपका रावण पहाड़ी गुफा है। इसके अलावा एक बौद्ध धर्म से संबंधित आपको मेगुटी हिल जो है, मेगुटी पहाड़ी जो है वहां पर भी आपको देखने को मिलेगी बौद्ध धर्म से संबंधित गुफाएं। इसके अलावा मंदिरों का उदाहरण अगर हम देखें तो हुच्ची मालीगुड़ी और हुच्चा पायागुड़ी ये दोनों जो मंदिर हैं यह आपको ऐहोल में ही मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं, ऐहोल में एक और मंदिर है आपका लडखन मंदिर जो कि चालुक्यों का एक शिव मंदिर है और शुरुआती तौर पे इसे विष्णु मंदिर के रूप में बनाया गया था पंचायतन शैली में, लेकिन बाद में इसे शिव मंदिर में कन्वर्ट कर दिया गया। क्योंकि हम स्थापत्य की बात कर ही रहे हैं तो पेंटिंग्स की अगर बात की जाए तो विभिन्न मंदिरों में आपको म्यूरल पेंटिंग्स जो हैं वो चालुक्यों के समय में यानी कि दीवारों पे बनाई गई चित्रकला जो है गुफाओं में या मंदिरों में आपको देखने को मिलती है। और इन्होंने वाकाटक स्टाइल की पेंटिंग जो है उसको अपनाया है जो अजंता की गुफाओं में पहले से वाकाटक काल में, मौर्योत्तर काल में, गुप्तोत्तर काल में वाकाटकों के द्वारा जो चलाया जा रहा था उसको अपनाया गया है। और ज्यादातर पेंटिंग्स जो हैं वो विष्णु और उनके अवतारों से संबंधित है। और सबसे फेमस पेंटिंग की जो जगह है वह आपके महल जो बनाया गया है मंगलेशन के द्वारा 609 ईस्वी में, उसमें आपको देखने को मिलता है बहुत सारी पेंटिंग जो पूरे महल में बनाई गई है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, अगले वंश की तरफ चलते हैं। जो महत्वपूर्ण वंश इस समय में है वह है आपका चोल राजवंश। चोल राजवंश, इन्हें इंपीरियल चोल भी कहा जाता है। और मैं आपको याद दिला दूं
कि यह संगम काल के चोल नहीं है। वह एक अलग राजवंश था, यह एक अलग राजवंश है। हाँ, यह जरूर है कि ये उनके वंशज माने जा सकते हैं, क्योंकि चोल जो हैं वो समय समय पर उभरते रहे हैं और समय समय पर इनका पतन होता रहा है। लेकिन 300 ईस्वी में पतन होने के बाद चोलों के, आपको यहाँ पर चोल राजवंश जो है वो सीधे 9वीं या 10वीं शताब्दी ईस्वी में जाके बनता है और उसके बाद चोलों का जो है उदय माना जाता है दोबारा, और इनको शाही चोल वंश कहा जाता है या इंपीरियल चोल वंश कहा जाता है। तो आइए चोल वंश के बारे में बात करते हैं, सवालों के जरिए इसको भी रिवाइज करते हैं। सबसे पहले शाही चोलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उनकी राजधानी तंजौर में थी, यह बिल्कुल सही है। तंजौर या उस समय का नाम, इसका प्रोनाउंसिएशन जो है, उच्चारण जो था वह था तंजावुर। तंजावुर जो है इनका राजधानी हुआ करती थी। इसके अलावा राजराजा चोल और राजेंद्र चोल महत्वपूर्ण शासक हैं, यह भी बिल्कुल सही है। राजराजा प्रथम और राजेंद्र प्रथम ये दोनों आपके सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ताकतवर शासक माने जाते हैं चोल राजवंश के। विजयालया चोल चोल वंश के संस्थापक माना जाता है, यह भी बिल्कुल सही है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी। चोल साम्राज्य की बात करें तो इनकी शुरुआत 850 से लेकर 1289 एडी तक मानी जाती है और इनकी राजधानी जो है वो तंजौर में है। और पल्लवों के ये सामंत हुआ करते थे और धीरे धीरे आप पल्लवों के ही अंतर्गत रहे संगम काल से लेकर अब तक। लेकिन पल्लवों के पतन के बाद चोल साम्राज्य जो है उसका उदय दोबारा होना चालू होता है और इन्हें इंपीरियल चोल या शाही चोल इसलिए कहा जाता है क्योंकि उत्तर भारत के अलावा इन्होंने अपना वर्चस्व जो है, अपना आधिपत्य जो है वो दक्षिण पूर्वी एशिया, श्रीलंका, इन जगहों पर भी स्थापित किया। इन जगहों पर सीधा शासन कब्जा स्थापित किया और सरपरस्ती जो है यहाँ के शासकों ने चोलों की स्वीकार की। तो सबसे पहले बात करते हैं विजयालय चोल की। विजयालय जो है उन्हें संस्थापक माना जाता है और यह जो है तंजौर, इन्होंने मुत्तरायार से जो है उसका अधिकार प्राप्त किया और यहां पर एक दुर्गा मां का मंदिर जो है तंजौर में बनाया गया था। तंजौर जो है शहर, उसको बसाने का जो श्रेय है वह भी विजयालय को दिया जाता है और इनके बारे में हमें कन्याकुमारी अभिलेखों से पता चलता है। इसके अलावा अगला शासक जो है वह आपका आदित्य है। आदित्य जो है उसने मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट की अगर बात करें तो उसने पल्लव शासकों को हराने का काम किया है और टोंडई मंडलम जो आपका एक बंदरगाह हुआ करता था, टोंडई मंडलम जो है उस पर आधिपत्य जो है उसको स्थापित किया है। आगे बढ़ते हैं, परांतका प्रथम, यह भी एक महत्वपूर्ण चोल शासक हैं और उत्तरा मेरूर के जो अभिलेख हैं जो हमें बहुत ही महत्वपूर्ण चोल वंश के प्रशासन के बारे में जानकारी देते हैं, वह उत्तरा मेरूर के इंस्क्रिप्शंस जो हैं वो आपके परांतक प्रथम के द्वारा जो है उसके समय में स्थापित किए गए थे। उत्तरा मेरूर के इंस्क्रिप्शंस को जरूर याद रखें। आपके चोल वंश के समय में जो विभिन्न तरह के गांवों में परिषद चलते थे, विभिन्न में आपके असेंबलीज वे गांव में हुआ करती थी, उस पूरे लोकल असेंबली और विलेज के परिषद की जानकारी जो है, कौन क्वालिफाइड है परिषद का मेंबर बनने के लिए, कौन नहीं क्वालिफाइड है, ये सारे डिटेल्स लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के चोल वंश के समय के चोल शासन काल में हमें उत्तरा मेरूर इंस्क्रिप्शन या अभिलेख से ही मिलते हैं और इसका संबंधित शासक जो है वह आपका परांतक प्रथम है। इसके अलावा अगर युद्धों की बात करें तो वेल्लोर की लड़ाई में पांड्य वंश को हराया गया है। इसके अलावा वल्लाला की लड़ाई में आपने राष्ट्रकूट वंश को हराने का काम किया है। इसमें आपने कृष्णा द्वितीय को हराया है, यहाँ पे आपने राजसिम्ह द्वितीय को हराया है। इसके अलावा टक्कोलम की लड़ाई जो है इसमें भी फिर से राष्ट्रकूटों को हराने का काम किया गया है चोलों के द्वारा। धीरे धीरे क्षेत्र विस्तार करने का काम परांतक प्रथम ने किया है और चेरों के साथ जो है इसने मैत्री का संबंध जो है स्थापित किया है और चेर राजकुमारी जो है वैवाहिक गठबंधन जो है चेरों से किया गया है और उत्तर की तरफ राष्ट्रकूट, पल्लव, पांड्य, पल्लव, दक्षिण और उत्तर दोनों तरफ जो है आपने अपना क्षेत्र विस्तार किया है इस अपने कार्यकाल में करीब 40 सालों के। आगे बढ़ते हैं राजराज चोल या राजराज प्रथम, परांतक द्वितीय जो है उसका पुत्र है। इसके अलावा यह एक शैव
है और शिव जी की पूजा करने में इनका विश्वास है। कई सारे मंदिर बनाए हैं। राजराज चोल जो है उसी को तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर को बनाने का श्रेय जो है वो राजराजा प्रथम को ही दिया जाता है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण शासक है। कई सारे टाइटल्स जो हैं इसने ग्रहण किए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं कई सारे टाइटल्स हैं। कंडलूर सलाई कालामुर्ता, इसके अलावा जयन कोंडा, शिवा पादशेखरा, उसके अलावा मुमुडी चोला। मुमुडी चोला वो चोल राजा है जो कि चोल, चेर और पांड्य, अपनी महत्ता को दिखाने के लिए इस तरह की उपाधियां ली जाती थीं। मुमुडी चोल की उपाधि ली है। पांड्य कुलशानी, पांड्यों के कुल का नाश करने वाला जो है वह उपाधि भी इसने ग्रहण की है राजराजा प्रथम ने। मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट की बात करें तो बैटल ऑफ कुंडलुर सलाई, यह लड़ाई जो है वह लड़ी गई थी राजराजा प्रथम के समय में। इसके अलावा पल्लवों को, गंग वंश को, मैसूर के और वेस्टर्न चालुक्यास जो हैं आपके कल्याणी के, उनको हराने का काम जो है किया गया है राजराजा प्रथम के द्वारा। इसके अलावा श्रीलंका पर भी, उत्तरी श्रीलंका पर भी कब्जा करने का काम किया है और महिंदा पांचवें को हराने का काम किया है आपके राजराजा प्रथम ने। अगर हम राजेंद्र प्रथम की बात करें तो राजेंद्र प्रथम जो है उसने पूरी तरह से जो है उत्तर भारत तक आपने क्षेत्र विस्तार किया है, अपना आधिपत्य स्थापित किया है और दक्षिण में आपने श्रीलंका जो है उस पर भी कब्जा करने का काम किया है। पूरा श्रीलंका हासिल किया गया है राजेंद्र प्रथम के समय में, जिनका कार्यकाल 1012 से लेकर 1044 ईस्वी तक है। इसके अलावा वेंगी के चालुक्यों के साथ जो है वैवाहिक गठबंधन जो है उसको जारी रखा है, जो पिता के द्वारा शुरू किया गया था। कई सारे टाइटल्स जो हैं आप यहां भी देख सकते हैं। गंगईकोंड चोल जो है यह इनका सबसे महत्वपूर्ण टाइटल माना जाता है, क्योंकि इन्होंने पाल शासक गंगा तक जाकर जो है अपने क्षेत्र को फहराया है और उसके बाद गंगईकोंड चोल की उपाधि ग्रहण की है। गंगईकोंड चोलपुरम नाम का एक शहर बनाया है और उस गंगईकोंड चोलपुरम में एक गंगईकोंड चोलपुरम मंदिर बनवाया गया है। यह सारा काम जो है राजेंद्र प्रथम के द्वारा किया गया है, जब इसने बंगाल जाकर पाल शासक महिपाल प्रथम को हराया है और उसके बाद ये सारी उपाधियां, मंदिर और शहर बनाने का काम किया है और अपनी राजधानी भी तंजावुर से गंगईकोंड चोलपुरम स्थानांतरित की है। इसके अलावा पूरे श्रीलंका पर कब्जा किया है। वेस्टर्न चालुक्यास में, कल्याणी के चालुक्यास में जयसिम्हा द्वितीय जो है उसको हराने का काम किया है। अगर हम नेवल एक्सपेडिशन की बात करें तो कई सारे उत्तर दक्षिण पूर्वी आपके जो एशिया के विभिन्न आपके शासक थे, राजवंश थे, उनको हराने का और अपना आधिपत्य स्थापित करने का काम राजेंद्र प्रथम ने किया है। इसके समय में चोल वंश, चोल शासन का प्रभाव बे ऑफ बंगाल या बंगाल की खाड़ी में इतना ज्यादा था कि बंगाल की खाड़ी को चोल झील कहा गया है इस समय में, राजेंद्र प्रथम के समय में। आगे बढ़ते हैं, अगले शासक की बात करते हैं। राजाधिराज हैं, यह राजेंद्र प्रथम के बेटे हैं और बैटल ऑफ कोप्पन के लिए जाने जाते हैं, जिसमें उन्होंने अपना जीवन जो है हार गए, क्योंकि चालुक्य राजा जो हैं यहां पर उनकी विजय होती है और उनकी मृत्यु के बाद उनका भाई राजेंद्र द्वितीय जो है यह गद्दी पर आता है और बैटल ऑफ कोप्पन जो है उसको आगे बढ़ाता है। और फाइनली सोमेश्वर, जिसके हाथों मृत्यु हो गई थी राजाधिराज की, उसको हराने का काम जो है राजेंद्र द्वितीय के द्वारा किया जाता है कुंडल संगम की लड़ाई में। इसके अलावा अगर आर्किटेक्चर की बात करें तो यहां पर हमें कई सारे मंदिर, उलगलानाथ पेरुमल टेम्पल और वेत्रिरुंधा पेरुमल टेम्पल और अगास्तीसेश्वर टेम्पल जो है, ये तीनों मंदिर बनाने का काम जो है राजेंद्र द्वितीय के समय में किया गया है। आगे बढ़ते हैं, चोल प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राज्य को मंडलम नामक प्रांतों में विभाजित किया जाता था, यह बिल्कुल सही है। इस काल में उर ग्राम सभाओं का प्रतिनिधित्व करता था, यह भी बिल्कुल सही है। इसके अलावा उत्तर और मेरूर शिलालेख ग्राम परिषदों से संबंधित विवरण प्रदान करता है, इसके बारे में भी मैं बता चुका हूं आपको, यह तीनों सही है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है, तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं और इनके प्रशासन, चोल वंश के प्रशासन से संबंधित कुछ बातें जानते हैं। यहां पर प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो सामंतवादी व्यवस्था जो है वह चलती थी।
इसके अलावा प्रशासनिक इकाइयों की बात करें तो प्रांत जो है उसको मंडल कहा जाता था। मंडल जो है उनके नीचे वलनाडु होते थे। वलनाडु जो है उसका मुखिया आपका पेरियानट्टार होता था। और इसके अलावा वलनाडु के नीचे आपके नाडु हुआ करते थे, जिसमें पेरियानट्टार के नीचे आपका नट्टार जो है वो इसका प्रमुख हुआ करता था। ये नाडु जो है वो आपके गांव के समूह या नगरों को कहा जाता था। इसके अलावा हर नाडु के नीचे जो है कई सारे स्वायत्त गांव हुआ करते थे और इन गांवों का जो प्रशासन है वह पूरी तरह से गांवों के परिषदों द्वारा चलाया जाता था। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में हमें उत्तरामेरूर शिलालेख से या अभिलेख से पता चलता है और इस अभिलेख का समय जो है वह परांतक प्रथम का है, यह जरूर ध्यान रखें। इसके अलावा यहां पर जो कस्बे हुआ करते थे उन्हें नगरम कहा जाता था और यहां पर एक नगरों में भी परिषद हुआ करती थी जिसे नगरट्टार कहा जाता था। और यहां पर आप एक और यहां पर दो टर्म देखेंगे, नट्टू कनाखू और नट्टू वियावन। ये दोनों जो हैं ये आपके पद हुआ करते थे जो नगरों में नगर के परिषदों में काम किया करते थे और नट्टार की जो प्रोसीडिंग्स है उनका ब्यौरा जो है रखने का काम करते थे। आगे बढ़ते हैं, विलेज असेंबलीज की बात करते हैं। यहां पर गांवों को स्वायत्तता दी गई है अपने प्रशासन में, यह हमें उत्तरामेरूर इंस्क्रिप्शन से पता चलता है। और इसके अलावा तीन तरह के हमको असेंबली का, परिषद का या सभाओं का पता चलता है। सबसे पहली असेंबली जो है वह आपकी ऊर है। यह एक आम जनसभा थी जो पूरे हर गांव में पाई जाती थी। इसके अलावा आपका उरार है। उरार जो है यहाँ पर गांव में जो आपके जमींदार हुआ करते थे उनकी सभा थी और इनको टेम्पल और बाकी जो मंदिरों में बनी हुई टंकी हुआ करती थी सिंचाई के लिए और विभिन्न अदर धार्मिक कार्यों के लिए, इन दोनों का रखरखाव करने का काम जो है वह उरार को दिया जाता था। इसके अलावा अग्रहारम हुआ करते थे। यह अग्रहारम जो है वह आपका जितने भी ब्राह्मण विलेज हुआ करते थे, ब्राह्मण समुदाय से जुड़े हुए विलेज हुआ करते थे, गांव हुआ करते थे, उनकी जो सभा होती थी उसे अग्रहारम कहा जाता था। विलेज काउंसिल के आपको क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में भी उत्तरामेरूर से पता चलता है। अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें वार्ड मेंबर की तो यहां पर कम से कम वैली जो है वो आपका माप है, जमीन की इकाई का माप है। कम से कम 1/4 वैली जमीन जो है, भूमि जो है वो आपके पास होनी चाहिए। आपके पास अपना घर होना चाहिए। आप 30 साल से ऊपर होने चाहिए लेकिन 70 साल से कम होने चाहिए और आपके पास वेदों की जानकारी होनी चाहिए। इस तरह के कुछ क्वालिफिकेशंस आपको उत्तरामेरूर में मिलते हैं। अगर डिस्क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आप पिछले 3 साल से मेंबर हैं तो आप मेंबर नहीं बन सकते दोबारा। इसके अलावा आप अगर अपने सारे लेखा जोखा जो है वह नहीं जमा करते हैं, जो आजकल जो इस पद्धति का इस्तेमाल किया जाता है, आपको अपने अकाउंट्स देने होते हैं कि आपके ऊपर कितना बोझ है, कितना आपका डेट है, कितना आपका एसेट है, ये सारी चीजें बतानी होती हैं। वह आपको चोल वंश में भी बतानी होती थी। अगर आपने कोई पाप किया है, कोई चोरी डकैती की है या किसी का प्रॉपर्टी जो है हड़पने का काम किया है तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाते थे, आप वार्ड के मेंबर नहीं बन सकते थे। इसके अलावा यहां पर एक कुड़ावोलई सिस्टम भी चलता था। यह कुड़ावोलई सिस्टम जो है वो 1 साल के लिए वार्ड मेंबर जो है उसको नामित किया जाता था। यह नॉमिनेशन नामित करने का एक सिस्टम था जो चोल वंश में, चोल साम्राज्य में, गांव में चलता था। इसके अलावा जितने भी वार्ड्स थे वो सारे आपके 6 वरियम्स में डिवाइडेड होते थे। ये वरियम्स जो है ये आप समझ सकते हैं कि अलग अलग कामों को देखने के लिए अलग अलग विभाग वार्ड्स में बनाए जाते थे। और ये 6 वरियम्स ये महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन आप अगर चाहें तो इसे याद रख सकते हैं, बट ये महत्वपूर्ण आपके लिए बिल्कुल नहीं है। आपको बस ये याद रखना है कि 6 जो विभाग होते थे वार्ड के उनको वरियम कहा जाता था, क्योंकि अगर आपको ये सवाल में नाम आता है तो ये सारे नामों में आपको वरियम दिखेगा। वरियम जो है वो वार्ड का, कमेटी का विभाग था, ये बस आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा वरी पेरू मक्काल, यह जो है यह कमेटी मेंबर है जो आपके मिला करते थे मंदिरों में या आपके पेड़ों के नीचे। ये कमेटी मेंबर्स जो वार्ड के कमेटी मेंबर्स जहां पर मिलते थे वो सारी जो सभा होती थी उसे वरिया पेरू मक्काल कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चोल वास्तुकला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह द्रविड़ मंदिर वास्तुकला के शिखर का प्रतीक है, यह बिल्कुल सही है। इसके अलावा गंगई कोंड चोल पुराण, यह मंदिर का नाम गलत लिखा हुआ है, गंगई कोंड चोलपुरम
मंदिर का निर्माण राजेंद्र चोल ने करवाया था, यह बिल्कुल सही है। चोलों ने केवल हिंदू मंदिरों और तीर्थ स्थलों का संरक्षण किया, यह गलत है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि इन्होंने ये बहुत ही टॉलरेंट हुआ करते थे, सहिष्णु नीति को अपनाते थे दूसरे धर्मों के प्रति, तो इसलिए यह ऑप्शन आपका गलत है। आपका कौन सा सही है इसमें से स्टेटमेंट? 1 और 2 ओनली आपका सही उत्तर है, ऑप्शन ए। तो आइए चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ चोल वास्तुकला के आपको महत्वपूर्ण उदाहरण देखते हैं। सबसे पहले हम द्रविड़ शैली से संबंधित बात करेंगे कि द्रविड़ शैली की महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या होती हैं। सबसे पहली बात तो यहाँ चारों तरफ मंदिर के आपको दीवार मिलेंगे, परिसर के अंदर ही मंदिर बनाया जाता है, उसके ऊपर आपका विमान होता है और यहां पर सिर्फ एक विमान मिलेगा। सभा के ऊपर, मंडप के ऊपर आपको विमान देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको गर्भगृह के ऊपर विमान मिलेगा। उसके सामने जो मंडप होता है उस मंडप के ऊपर आपको कोई भी विमान नहीं मिलेगा, जबकि नागर शैली में यहां पर आपको विमान मिलता है, छोटा सा आपको नागर शैली में मिलता है, यह आपको द्रविड़ शैली में नहीं मिलेगा। पंचायतन शैली में दोनों मंदिरों को बनाया जाता है। इसके अलावा इस विमान के ऊपर आपको एक बड़ा सा ऑक्टागोनल शेप का एक शिखर देखने को मिलेगा, जो कि ऑक्टागोनल शेप का है। इसके बाद आपको गर्भगृह और मंडप के बीच में जो जगह है वह अंतराल है और अंतराल देखने को मिलेगा। अंतराल के आगे आपका मंडप होगा, मंडप में आपके कई सारे स्तंभ होंगे और इसके ऊपर का जो छत है वो पूरी तरह से फ्लैट होगा, क्योंकि इसके ऊपर कोई विमान नहीं होगा। और मंदिर के दीवारों पर, विमान पर, सब जगह आपको तरह तरह की कलाकृतियां देखने को मिलेंगी। और दक्षिण भारत के द्रविड़ शैली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो नागर शैली में नहीं पाई जाएगी वो है आपको पानी की टंकी। और मैं आपको यहां पर याद दिला दूं कि मंदिर वास्तुकला जो है उसका विभाजन सिर्फ और सिर्फ विमान के शेप पर किया गया है। नागर शैली में विमान जो है वो घुमावदार होता है, आपको इस तरह का कर्वी लीनियर होता है। वहीं द्रविड़ शैली में जो है आपका विमान जो है वो पिरामिड के शेप का होता है। इस तरह का आपको विमान देखने को मिलेगा, जैसा लगेगा कि यह एक पिरामिड बन रहा है, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। नागर शैली में यह कर्वी लीनियर होगा, घुमावदार होगा, ऊपर जाके यह घूम जाता होगा, जबकि द्रविड़ शैली में आपको यह पिरामिड के शेप का मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। यहां पर चिदम्बरम में आपको एक नटराज टेम्पल देखने को मिलेगा, यह भी चोल वंश से संबंधित है। और परांतक प्रथम जो है चिदम्बरम मंदिर के ऊपर जो है एक स्वर्ण गुंबद विमान बनाया गया है, वह स्वर्ण का जो विमान है, गोल्डन रूफ जो है वह परांतक वन के द्वारा दिया गया था। इसके अलावा यहां पर शिव जो हैं उनकी प्रतिमाएं आपको कई सारी मिलेंगी, जिसमें वो एक तरह का तांडव नृत्य कर रहे हैं, जिसे आनंद तांडव कहा जाता है। इसके अलावा दूसरे मंदिरों के उदाहरण में आपके नागेश्वरम मंदिर है, यह आपका तमिलनाडु में है, तंजौर में। कुंभकोणम में है यह, और यह भी एक शिव मंदिर है। इसके अलावा यहां पर आप देख सकते हैं कि आदित्य चोल जो है उसने इस मंदिर का निर्माण करवाया है। आगे बढ़ते हैं अगले मंदिर की तरफ। तो राजराजेश्वर मंदिर, यही आपका बृहदेश्वर मंदिर है जो राजराज चोल ने बनाया था, राजराजा प्रथम ने, और यह एक यूनेस्को की विश्व धरोहर है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, यह तंजौर में है। फिर आगे बढ़ते हैं। वालीश्वरा टेम्पल, यह भी आपका तमिलनाडु में है, यह शिव जी को समर्पित है। और तिरुनवेली जो जिला है आपका आज का, वहां पर आपको यह मंदिर मिलेगा, और इसे भी राजराजा चोल के समय में बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं। गंगईकोंड चोलापुरम, यह मंदिर जो है यह राजेंद्र प्रथम के द्वारा बनाया गया था, और इसके बारे में भी मैंने आपको बताया, यह आपके यूनेस्को की एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इसके साथ साथ आपका अगला मंदिर है कंपारेश्वर। कंपारेश्वर भी एक शिव मंदिर है, यहाँ पर शिव को कंपारेश्वर के नाम से पूजा जाता है, और इसको पैट्रोनेज देने का काम जो है वो आपके कुलोथुंगा चोल द्वितीय, ये बहुत महत्वपूर्ण शासक नहीं है, लेकिन चूंकि इन्होंने मंदिर बनवाया है तो इनका नाम जो है कंपारेश्वर मंदिर के साथ जुड़ा है, तो आपको ये जरूर ध्यान रखना चाहिए, कुलोथुंग द्वितीय। आगे बढ़ते हैं। ऐरावतेश्वर मंदिर जो है वह आपका दारासमुद्रम तमिलनाडु में है, यह भी एक शिव मंदिर है तंजौर के पास। इसके अलावा यह भी एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और यह भी जो है वह राजराज चोल के समय में बनाया गया था। अगर हम चूड़ामणि विहार की बात करें
तो यह एक बुद्धिस्ट मोनास्ट्री या विहार हुआ करता था, जो कि नागपट्टिनम तमिलनाडु में आपको आज मिलेगा। और यह राजराज चोल के समय में ही बनाया गया है, लेकिन उनसे अनुमति ली गई थी श्रीलंका के राजा के द्वारा, जिसने यहां पर एक मोनास्ट्री बनाई है। आगे बढ़ते हैं हम और पश्चिमी चालुक्य वंश की बात करते हैं। सबसे पहला सवाल, कल्याणी के चालुक्यों में संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कपिला द्वितीय को राजवंश का संस्थापक माना जाता है, यह बिल्कुल सही है। उन्होंने राष्ट्रकूट शासकों को हराकर अपना सिंहासन पुनः प्राप्त किया। यह मैंने आपको अभी बताया जब मैं आपको चालुक्य, बादामी के चालुक्य पढ़ा रहा था। तो यहां पर यह भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, राष्ट्रकूटों को हराकर जो है सत्ता जो है वापस स्थापित की गई है। सत्याश्रय और सोमेश्वर प्रथम इस वंश के राजा हैं, यह भी बिल्कुल सही है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। अगर हम यहाँ पे महत्वपूर्ण शासकों की बात करें, सबसे पहले वेस्टर्न चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य जो है उनका कार्यकाल 10वीं शताब्दी से शुरू होकर 13वीं शताब्दी या 12वीं शताब्दी के अंत तक जाता है। इनकी राजधानी जो है वह मन्याखेत या फिर आपका कल्याणी है, और कल्याणी को जो है वो बसवा कल्याण नाम से भी जाना जाता है। अगर हम फाउंडर की, संस्थापक की बात करें तो फाउंडर जो है वह यहाँ पे आपका तयपाला द्वितीय है, और यह तयपाला द्वितीय जो है उसने करका या कक्का द्वितीय जो है राष्ट्रकूट शासक हुआ करते थे, उसको हराकर यहाँ पर वंश की स्थापना की गई है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिमी दक्कन का जो क्षेत्र है वह पश्चिमी चालुक्य शासकों या कल्याणी के चालुक्यों का शासनकाल जो है वह यहीं से चला है। और यहाँ पर हमें महत्वपूर्ण जानकारी जो है इनके विभिन्न साहित्यिक स्रोतों से और उसके साथ साथ इनके विभिन्न आपके अभिलेखों से मिलती है। कन्नड़ा के सोर्सेज जो हैं वो आपके गढ़ युद्ध और विक्रमदेव चरितम, ये दो किताबें जो हैं वो महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण स्रोत हैं आपके पश्चिमी कल्याणी के चालुक्यों की। और इसके अलावा हमें विभिन्न तरह के पंचमार्क गोल्ड कॉइन्स, जिसको पगोडा कहा जाता था इस समय में, वह भी मिलते हैं, और यहां से भी हमें महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है चालुक्य वंश के बारे में। आइए आगे बढ़ते हैं, महत्वपूर्ण शासकों के बारे में जानें। सबसे पहले तैलपा द्वितीय। तैलपा द्वितीय जो है इसका हमें गड़क के अभिलेख में या रिकॉर्ड्स में पता चलता है इसके बारे में। इसने परमार राजा मुंज को हराया था 995 ईस्वी में। और इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण चीज जिसके लिए आपको तैलपा को याद रखना है वह है रन्ना। पंपा, पूना और रन्ना, इन्हें तीन मूर्ति या तीन ज्वेल ऑफ कन्नड़ा पोएट्री कहा जाता है। रन्ना, पंपा और पूना। रन्ना जो है इस महान कन्नड़ कवि को जो है संरक्षण देने का काम जो है तैलपा ने किया था, अपने दरबारी बनाया था इनको। ये कन्नड़ा लिटरेचर के एक महत्वपूर्ण बहुमूल्य जेम माने जाते हैं। शताश्रय, जैसा कि हमें सवाल में पूछा गया था, शताश्रय जो है वो अगला शासक है, और वेंगी के चालुक्य और चोल शासकों के साथ इसका हमेशा युद्ध चलता रहा है। और राजेंद्र प्रथम ने राजराज प्रथम के कार्यकाल में इस शासक को हराने का काम किया था। आगे बढ़ते हैं, सोमेश्वर प्रथम। सोमेश्वर प्रथम के बारे में भी हमने चोल वंश में बात की थी। इसने अहवमल्ला और त्रिलोकमल्ला, यह ऐसी उपाधि जो है इसने ग्रहण की है। इसने कल्याणी कैपिटल जो है शिफ्ट करने का काम किया है 1042 में, और कुप्पम की लड़ाई के नाम पे इसको जाना जाता है, क्योंकि राजाधिराज चोल शासक को हराने का काम कल्याणी के चालुक्यों में इसी ने किया है, सोमेश्वर प्रथम ने। इसके अलावा विजयवाड़ा की लड़ाई में विजयेंद्र चोल जो है उसको भी हराने का काम जो है सोमेश्वर प्रथम ने किया है। आगे बढ़ते हैं, विक्रमादित्य छठा। इसने अपने ही भाई सोमेश्वर द्वितीय को हराया है चोलों की मदद से, चोल शासकों की मदद से। और विक्रमदेव चरिता जो है उसके बारे में उसी के नायक हैं आपके विक्रमादित्य 6, जो कश्मीर के पोएट बिल्हाना ने लिखी है। इसी समय में यह किताब लिखी गई है, कश्मीर के कवि हैं बिल्हाना, उन्होंने यह किताब लिखी है। मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट की बात करें तो कांची और उसके साथ लड़ाई जो है वह जीतने का काम किया है, होयसाल राजा के खिलाफ जीता है विक्रमादित्य 6 ने।
अगर हम वेस्टर्न काल चालुक्य और उनके प्रशासन की बात करें तो यहां पर आप देख पाएंगे कि जो विभिन्न प्रशासनिक इकाइयां हैं, जो प्रशासन का तरीका है, वो कहीं ना कहीं चोल वंश से और दूसरी तरफ आपका संगम काल से जो है मिलता है। यह हेरिडिटरी मोरार्की है, वंशानुगत राजशाही है। इसके अलावा सामंतवादी व्यवस्था जो है वह देखने को मिलती है, क्योंकि हमें यहाँ सामंतवादी परिवार देखने को मिलते हैं। इसके अलावा राज्य जो है उसे मंडल और नाडु में बांटा गया था। नाडु आपका जिला है। यहाँ पर वलनाडु होने की जगह आपका कंपन और बाड़ा है। कंपन जो है वो एक गांव का समूह है और बाड़ा जो है वह एक इकलौता गांव है। इसके अलावा रॉयल फैमिली, शाही परिवार की जो औरतें हुआ करती थी, उनको नाडु या कंपन जो है उसका प्रमुख भी बनाया जाता था। अगर हम मंत्रियों की बात करें तो महाप्रधान जो आपका चीफ मिनिस्टर है, इसके अलावा संधि विग्रहिका जो आपका फॉरेन मिनिस्टर है या आपका चीफ जस्टिस है, उसके अलावा धर्माधिकारी जो आपका चीफ जस्टिस है, और आपका तडेय दंडनायका जो आपका कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस है या फौज का जो कमांडर है। इस तरह के हमको मंत्री यहां देखने को मिलते हैं। अगर हम आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात करें इस समय में, तो यहां पर आप देखेंगे कि तुंगभद्रा और कृष्णा नदी के किनारे आपको कई सारे मंदिर मिलेंगे जो आपके कल्याणी के वंश से जुड़े हुए हैं। यहां पर सोपस्टोन का इस्तेमाल किया गया है बनाने के लिए, और यहां पर ही मैं जो आपको वेसर शैली में कह रहा था, द्विकूट और त्रिकूट जो है, इस तरह का प्लान आपको देखने को मिलेगा यहां वेसर शैली के मंदिरों में। यहाँ पे जो टेम्पल्स हैं या तो एक कूट होंगे या द्विकूट होंगे या त्रिकूट होंगे, और यहाँ पर भी वेसर शैली आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर द्रविड़ और नागर शैली जो है उनको मिश्रित तौर से इनको और बढ़ावा मिला है, वेसर शैली का और विकास हुआ है कल्याणी के चालुक्यों के द्वारा। और यहाँ पर आपको टंकियां जो हैं वह भी देखने को मिलेंगी, जिसे पुष्करणी कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं, कुछ उदाहरण के बारे में बात करते हैं। तो काशी विश्वेश्वर टेम्पल जो है वो आपका लखुंडी में, यह आपका एक महत्वपूर्ण उदाहरण है जो कि गडक जिले में है कर्नाटक के। और अगर हम इसके संरक्षक की बात करें तो पहले आपका वेस्टर्न चालुक्यन रूलर्स जो है वो आपके संरक्षण देते थे, लेकिन जो आज का इसका ढांचा है वह होयसाल राजा वीर बल्लाल के समय में बनाया गया है। यहां पे अगर हम फीचर्स की बात करें तो यह एक द्विकूट मंदिर है, जहां एक तरफ आपके शिव जी हैं लिंग के रूप में और दूसरे सूर्यदेव हैं आपके दूसरे गर्भगृह में। अगले एग्जाम्पल की बात करें तो डोडा बसप्पा मंदिर है, जो कि एक शिव मंदिर है। यह भी गडक डिस्ट्रिक्ट में है और इसे स्टेलेट प्लान में बनाया गया है। यहां 24 एक तारे का 24 इस तरह से आपको निकले हुए दिखे मिलेंगे। इस तरह के प्लान में इस मंदिर को बनाया गया है, डोडा बसप्पा मंदिर। यह कुल मिला के 24 इकाइयां निकलेंगी यहां पर, और इस तरह का प्लान बनाया गया है। इसे स्टेलेट प्लान कहा जाता है, जो वेसर शैली की एक और विशेषता है। इसके अलावा इटागी का महादेव मंदिर है, जो कि कोप्पल डिस्ट्रिक्ट में है, और इसे विक्रमादित्य 6 के समय में बनाया गया। फिर आपका गडक का त्रिकूटेश्वर मंदिर है, और यह त्रिकूटेश्वर मंदिर जो है सोमेश्वर प्रथम के समय में बनाया गया है 11वीं शताब्दी में, और यह भी भगवान शिव को समर्पित है। आगे बढ़ते हैं अगले वंश की तरफ। यहां पर हम ये बहुत चूंकि छोटे छोटे वंश हैं तो हम सिर्फ इनके महत्वपूर्ण राजवंश, इनके शासक और इनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानेंगे। यहां हम प्रश्नों के जरिए रिवाइज नहीं करेंगे। इसमें हम काकतीय राजवंश और होयसाल राजवंश के बारे में बात करेंगे। काकतीयों की अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश से संबंधित हैं ये राजवंश, महत्वपूर्ण रूप से आपके 12वीं से लेकर 14वीं शताब्दी तक। आप देख सकते हैं इनकी राजधानी हनुमानकोंडा और ओरुगालू यानी कि वारंगल, आज का जो वारंगल है वह काकतीय वंश का राजधानी हुआ करता था। संस्थापक की बात करें तो परोला राजा द्वितीय जो है वह आपके संस्थापक हैं, और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, थोड़े से कर्नाटक और उड़ीसा के जो क्षेत्र हैं वह भी इनके शासनकाल में इनके साम्राज्य में आते थे। अगर हम इनसे संबंधित विभिन्न स्रोतों की बात करें तो अनुमाकोंडा के जो शिलालेख हैं यह रुद्रदेव या प्रताप रुद्र प्रथम से संबंध रखते हैं। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण शासक है काकतीय वंश का। तो अनुमाकोंडा अभिलेख जो है वह काकतीयों को एक स्वयं प्रभु शासक या स्वयं प्रभु ताकत के रूप में दर्शाता है, और काकतीयों को यहां पर राष्ट्रकूट वंश जो है उसका एक ब्रांच माना गया है।
ठीक उसी तरह से सिक्कों से भी हमें पता चलता है, यहां पर सोने के सिक्के जो हैं या काकतीय वंश में जो जारी किए जाते थे उन्हें गढ़वनम कहा जाता था। और अगर हम रिलीजन की बात करें तो ये हिंदू धर्म के अनुयायी हुआ करते थे, लेकिन ये जैन धर्म और बाकी धर्मों को भी संरक्षण प्रदान करते थे, उनके प्रति सहिष्णु नीति को अपनाते थे। महत्वपूर्ण शासकों की बात करें तो प्रतापरुद्र प्रथम जो है वह आपके सबसे पहले स्वयं प्रभु शासक माने जा सकते हैं और इन्होंने नीतिसार नाम की किताब लिखी है संस्कृत में। दूसरे शासक की बात करें तो गणपति जो है वह आपके दूसरे महत्वपूर्ण शासक हैं। इन्होंने रायगज केसरी जो है उसकी उपाधि को ग्रहण किया है और एक बहुत ही महत्वपूर्ण कन्नड़ कवि जो हैं उसको इन्होंने, वह इनके कंटेम्पररी थे आपके तिक्कना सोमय जी जो हैं वह आपके महत्वपूर्ण कवि हैं इस समय के, जो इनके समकालीन हैं आपके गणपति के, जो आपके काकतीय वंश के महत्वपूर्ण शासक हैं। अगर हम इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात करें तो इन्होंने एक पखाल झील जो है वारंगल में बनवाई थी, जो कि एक मैन मेड लेक है, इंसान द्वारा निर्मित झील है। और अभय शासनम जो है इसको इशू किया था मोट्टुपल्ली पोर्ट पे। मोट्टुपल्ली इनका एक महत्वपूर्ण पोर्ट या बंदरगाह हुआ करता था। इसके अलावा हनुमान कोंडा से वारंगल जो है या ओरुगालू जो है वह शिफ्ट करने का, स्थानांतरित करने का काम राजधानी को इसी के समय में किया गया था। आगे बढ़ते हैं, यहां पर एक महत्वपूर्ण हमें महिला शासक भी मिलती हैं, रुद्रमा देवी जो है वह पहली महिला शासक हैं काकतीय वंश की। और मार्को पोलो नाम का जो इटालियन यात्री था जो यहां भारत घूमने आया था 13वीं शताब्दी में, वह रुद्रमा देवी के समय में आया था और रुद्रमा देवी के बारे में हमें मार्को पोलो की किताब से भी पता चलता है। इसके अलावा महत्वपूर्ण शासक आपके प्रतापरुद्र द्वितीय हैं। इसके समय में दिल्ली सल्तनत और उसका आक्रमण जो है यहां पर काकतीय वंश में बढ़ गया था और प्रतापरुद्र द्वितीय को अलाउद्दीन खिलजी और गयासुद्दीन तुगलक के समय में हार का सामना करना पड़ा है इन दोनों से। आगे बढ़ते हैं, आर्ट एंड आर्किटेक्चर की अगर बात करें तो यहां पर रुद्रेश्वर मंदिर है, रामप्पा मंदिर है। ये दो महत्वपूर्ण मंदिर हैं जो काकतीय वंश से संबंधित हैं। और यहां पर अनमकोंडा में बनाया गया है प्रतापरुद्र प्रथम के द्वारा, यह एक सूर्य मंदिर है, रुद्रेश्वर मंदिर। इसमें सूर्य, शिव और विष्णु तीनों जो है उनकी पूजा की जाती है। अगर हम रमप्पा मंदिर की बात करें तो इसे बनाया गया है रेचराला रुद्र के द्वारा और यह काकतीय रूलर गणपति देव जो हैं उनका जनरल हुआ करता था। यह भी एक शिव मंदिर है और इसे जुलाई 2021 में आपके एक यूनेस्को की विश्व धरोहर साइट माना गया है, स्थल माना गया है। लिटरेचर की बात करें तो यहां दो महत्वपूर्ण लोग हैं आपके जयपा सेनानी और तिक्कना सौम्या जी। इनके विभिन्न रचनाएं जो हैं गीता रत्नावली, नृत्य रत्नावली और वाद्य रत्नावली, ये म्यूजिक, डांस और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है इस काल की। और इसके अलावा तिक्कना सौम्या जी जो हैं उन्होंने कई तरह की रचनाएं लिखी हैं, जैसे निर्वाचनोत्तरा, रामायणामु, विजयासेनामु और कविवाग बंधनामु और कृष्ण सातकामु। इस तरह की रचनाएं जो हैं वह तिक्कना सौम्या जी के द्वारा लिखी गई हैं। कन्नड़ भाषा और उसकी प्रगति में इन दोनों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। आगे बढ़ते हैं और अंतिम वंश की तरफ चलते हैं जो होयसाल राजवंश है। होयसाल राजवंश का कार्यकाल जो है वह आप देख सकते हैं यहां पर 11वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक है। और हालेबीड और बेलूर कर्नाटक में ये दो राजधानी जो है होयसाल वंश से संबंधित है। संस्थापक की बात करें तो साल जो है उनको संस्थापक माना जाता है इसका। कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के हिस्सों में यह होयसाल वंश जो है फैला हुआ था। और इसके अलावा बेलूर इंस्क्रिप्शन या अभिलेख जो है वह हमें होयसाल वंश के विष्णुवर्धन राजा के बारे में बताते हैं और साल राजा जो है उसको संस्थापक मानते हैं। तो संस्थापक और विष्णुवर्धन इन दोनों की राजधानी, इन दोनों के बारे में हमें पता चलता है बेलूर के अभिलेख से। इसके अलावा अगर धर्म की बात करें तो वैष्णविज्म, शैविज्म और जैन धर्म तीनों को यहां पर संरक्षण दिया गया है होयसालों के द्वारा। और प्रशासनिक इकाइयों की अगर बात की जाए तो पूरे के पूरे राज्य को जो है वह नाडु, विषय, कंपन और देश में बांटा जाता था। इस तरह से प्रशासनिक इकाइयां जो हैं वो देखी जाती हैं।
अगर हम महत्वपूर्ण शासकों की बात करें तो विष्णुवर्धन ने विभिन्न तरह की उपाधियां जो हैं उसको ग्रहण की हैं। आपके बिट्टी देव, तलाक गोंडा, इस तरह की उपाधियां यहां देखने को मिलेंगी विष्णुवर्धन की। धर्म की बात करें तो यह जैन थे, लेकिन बाद में हिंदू जो है वह बन गए। रामानुजाचार्य जो आपके एक बहुत ही महान भक्ति समुदाय या भक्ति आंदोलन से संबंधित जो आपके महत्वपूर्ण संत हैं, रामानुजाचार्य जो हैं, उनके कारण ये जैन धर्म से हिंदू धर्म में धर्मांतरण हुआ है इनका। इसके अलावा राज आदित्य नाम का एक मैथमेटिशियन है जो आपका बहुत ही महत्वपूर्ण इस समय का मैथमेटिक्स के डेवलपमेंट के लिए इनकी किताब मानी जाती है। यह इनकी संरक्षण में इनके दरबारी हुआ करते थे। और इसके अलावा कीर्ति नारायण मंदिर और विजय नारायण मंदिर बेलूर में और कीर्ति नारायण मंदिर तलक्कड़ में बनाने का काम जो है विष्णुवर्धन ने किया है। अगले शासक की बात करें तो वीर बल्लाल द्वितीय जो है उसके मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट कई सारे हैं। जो उसके समकालीन शासक थे उन सभी को हराने का काम यादव, कालचुरी, पांड्य और मदुरई के पांड्य और आपके वेस्टर्न चालुक्य जो आपके कल्याणी के थे, इन सभी को हराने का और इन सब के साथ हमेशा जो है लड़ाई बनी रही वीर बल्लाल की। इसके अलावा कंटेम्पररी की बात करें तो यहां पर जैन कवि जो आपके ज्ञान और नेमिचंद्र हैं, यह इसके कंटेम्पररी थे, और एक ब्राह्मण कवि रुद्र भट्ट, यह दोनों समकालीन हैं वीर बल्लाल द्वितीय के। आगे बढ़ते हैं। अगर हम स्थापत्य और साहित्य की बात करें तो केशव मंदिर सोमनाथपुरा में बनाने का काम जो है नरसिम्हा तृतीय ने किया है, और यह सोपस्टोन से बनाया गया मंदिर है जहां पर आपको रामायण, पुराण और महाभारत से संबंधित विभिन्न कलाकृतियां देखने को मिलेंगी, चित्रकारी देखने को मिलेगी। इसके अलावा चिन्नकेशवा मंदिर है। चिन्नकेशवा मंदिर जो है वो विष्णुवर्धन ने बनवाया है 1117 ईस्वी में, और विजयनगर साम्राज्य के समय में जो है हरिहर द्वितीय के समय में इसको रिपेयर करवाया गया है। अगर लोकेशन की बात करें तो यह यागाची रिवर के किनारे बसा है और कर्नाटक के हासन जिले में है। आगे बढ़ते हैं। होयसालेश्वर मंदिर जो है वह सबसे महत्वपूर्ण मंदिरों में से है। हालेबिड में यह पाया जाता है। विष्णुवर्धन के समय यह बनाया गया है। यह एक शिव मंदिर है, और अगेन यह एक द्विकूट मंदिर है। यह बेसर शैली में बना हुआ एक मंदिर है, होयसालेश्वर का मंदिर। आगे बढ़ते हैं। अगर हम लिटरेचर की बात करें तो इस समय कन्नड़ा का लिटरेचर जो है वह बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, और यहां पर चंपू स्टाइल जो है वह आपका कविता लिखने की एक स्टाइल है जो इस समय में डेवलप हुई है यहाँ पे। और शतपाडी मीटर जो है यह भी इस समय में डेवलप हुआ है आपके होयसालेश्वर या होयसाल शासकों, होयसाल वंश के संरक्षण में। अगर हम विभिन्न आपके साहित्यकारों की बात करें तो आपके ज्ञान या जनान जो हैं वह आपके यशोधरा चरित यह लिखी गई है इनके द्वारा। इसके अलावा रुद्र भट्ट ने जगन्नाथ विजय लिखा है। इसके अलावा हरिहर ने गिरिजा कल्याण लिखा है, और माधवाचार्य ने ऋग्भाष्य लिखा है, और विद्य तीर्थ ने रुद्र प्रसन्न भाष्य लिखा है। इस तरह से विभिन्न तरह के साहित्य जो हैं वह आपके होयसाल वंश से संबंधित हैं, जो इस समय में इस काल में लिखे गए हैं। इसी के साथ हम महत्वपूर्ण दक्षिण राजवंश जो है उसका रिवीजन सीरीज वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको महत्वपूर्ण जानकारी हासिल हुई होगी इस वीडियो से। जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और हमारे साथ मॉडर्न हिस्ट्री के लिए बने रहें। इस श्रृंखला में आगे अब मॉडर्न हिस्ट्री के वीडियोस बचे हैं, और उसके साथ हम जल्द ही आपके सामने प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।